Hello students, welcome back to our class. So in the previous class we had studied the first and second Henry Fayol's principle of management, and today we will see the third principle, that is discipline. तो हेनरी फेयोल्स का थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन बाय द वर्ड इटसेल्फ द मीनिंग इज क्लियर. डिसिप्लिन मीन्स होता है मैनर्स, तरीके से काम करना, शांतिपूर्वक काम करना. तो यहाँ पर हेनरी फेयोल का ये कहना है कि डिसिप्लिन जो है किसी एक पर्टिकुलर आदमी जैसे वर्कर लेवल या ऐसा नहीं, सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए ताकि काम सिस्टमैटिक ढंग से हो सके और हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके. ओके, सो हियर डिसिप्लिन मीन्स रेस्पेक्ट फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कहने का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल्स है, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी आदमी काम कर रहे होते हैं उसको डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए ताकि उसे ये पता चले कि हम उनके ऑर्गेनाइजेशन को रेस्पेक्ट दे रहे हैं. इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट बोथ हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन. ऐसा नहीं है कि हम बॉस हैं तो हम बॉसगिरी दिखाएंगे और सिर्फ मेंटेन डिसिप्लिन वर्कर्स ग्रेड के लोग करेंगे. ऐसा नहीं है. वर्कर्स भी, सुपीरियर भी डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे सबऑर्डिनेट के साथ, और सबऑर्डिनेट भी मेंटेन करेंगे सुपीरियर के साथ. ये तो करता ही है. दिस लीड्स टू सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्रूव्स एफिशिएंसी. अगर हम डिसिप्लिन से काम करते हैं तो हमारा जो एफिशिएंसी है काम करने का, हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है. और कभी कभी क्या होता है कि अगर हम डिसिप्लिन में काम नहीं करते हैं तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में पेनाल्टी भी लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन किसी स्कूल में हम काम कर रहे हैं, टाइम से हम नहीं पहुंच पा रहे हैं या एब्सेंट हो रहे हैं या किसी सीनियर से तरीके से बात नहीं कर रहे हैं या उसका काम नहीं कर रहे हैं तो हमारी सैलरी कट कर दी जाती है. तो इस तरह से एक तरह से पेनाल्टी हो गई टीचर्स के लिए. ओके, सो अगर इस पेनाल्टी के डर से टाइम पे जाएंगे, सीनियर से विवाद नहीं करेंगे, ओके, तो हमारा काम डिसिप्लिन में रहेगा. और अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, तो इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स. हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो समय पे पूरा हो जाएगा और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो होगा. कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. सबसे पहले कि काम डिले होगा, कभी भी टाइम पे काम नहीं होगा अगर हम डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करेंगे तो, और रिसोर्सेज की वेस्ट हो जाएगी. ओके, नाउ द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल का फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है यूनिटी ऑफ कमांड. एक्चुअली ये जो प्रिंसिपल है स्पेशली फॉर द मैनेजरियल लेवल है. यहाँ पर हेनरी फेयोल जी का ये कहना है कि एक सबऑर्डिनेट पर एक ही बॉस होना चाहिए. अगर एक से ज्यादा बॉस हो जाती है तो सबऑर्डिनेट कंफ्यूज कर जाता है कि कौन से बॉस का काम पहले करें हम. ओके, इसलिए उनका कहना है कि वन बॉस वन सबऑर्डिनेट. That means subordinate should report to only one superior. जो भी काम subordinate को मिले वो एक ही superior को report करे. If they receives order from more than one boss, अगर एक से ज्यादा boss से उन्हें order मिलता है, कोई काम मिलता है, then he will get confused and not able to understand that whose order must be executed first. अगर एक से ज्यादा बॉस से अगर किसी सबऑर्डिनेट को काम मिलती है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि किसका काम वो पहले करे. Okay, so this principle helps the manager to improve effectiveness in working. अगर हम इस रूल को फॉलो करते हैं तो वर्किंग में इफेक्टिवनेस बढ़ती है. एक बॉस पर एक सबऑर्डिनेट ही होना चाहिए, क्लैशेस नहीं होती है. एक सबऑर्डिनेट पर डबलिंग काम नहीं होती है, नो क्लैशेस, नो कंफ्यूजन विल बी देयर इन सबऑर्डिनेट. और सबऑर्डिनेट टाइम पर अपने बॉस को काम पूरा करके देता है. इसके एडवांटेजेस हैं कि डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं होती है, एक सबऑर्डिनेट पे दो बॉस नहीं करते, बॉसगिरी नहीं दिखाते हैं. और एम्प्लॉय की जो स्पीड होती है, क्योंकि एक ही बॉस उसको टैकल करता है तो उसकी स्पीड जो होती है वो बढ़ती रहती. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको सेलिंग का काम दिया गया है तो हम सिर्फ बाहर में जाके सेल ही करेंगे, परचेज का नहीं करेंगे. अगर हमें परचेज का भी काम, सेल का भी काम, अकाउंट का भी काम दे दिया जाएगा तो हमारी स्पीड घट जाएगी. इसमें अगर एक और एग्जाम्पल दें हम आपको, कि सपोज कीजिए कि आपको अकाउंट्स की टीचर बोलती कल हम टेस्ट लेंगे, फिर इकोनॉमिक्स की बोलती कल ही लेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो
कि कौन सा एग्जाम दे, कौन सा एग्जाम नहीं दे, और आपकी रिजल्ट भी अच्छी नहीं आती। यही अगर एक मैडम अगर एक दिन टेस्ट ले तो आपकी आउटपुट भी अच्छी आएगी और आपकी मार्क्स भी अच्छी आएगी और आप कंफ्यूज भी नहीं करोगे। ओके, तो इसकी एडवांटेजेस है कि डुअल सबऑर्डिनेशन अवॉइड होती है, इम्प्रूव स्पीड ऑफ द एम्प्लॉय, और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के माइंड में कंफ्यूजन रहती है कि किस बॉस की काम पहले करे, ये डिसएडवांटेजेस है, और काम कोई भी नहीं हो पाता है, एक भी काम नहीं हो पाता है। ईगो क्लैशेस अमंग सुपीरियर्स, अब अगर दो सुपीरियर ऑर्डर्स देते हैं तो एक का काम करता है बंदा, दूसरा का नहीं काम करता है, तो सुपीरियर के मन में ईगो हो जाती है कि उसने मेरा काम करा, उसका दूसरे का नहीं करा, और दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस होती है। सबऑर्डिनेट विल गिव एक्सक्यूजेस, इसका मतलब ये हुआ कि सबऑर्डिनेट कभी कभी क्या करता है कि दोनों बॉस का काम नहीं करता है, उसको बोलता है पहले उसने बोला है मुझे काम करने के लिए तो उसका काम कर देता हूं आपका कल, और तीसरे का काम हो जाता है। ओके, सो द थर्ड प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पर हेनरी फयोल का ये कहना है कि हमारा जो डायरेक्शन है काम करने का, जो जहां पे हमें पहुंचना है वो डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं है कि कुछ आदमी दूसरे डायरेक्शन में चले, कुछ आदमी दूसरे डायरेक्शन में चले, तो होगा क्या कि हम अपने डायरेक्शन पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स और एम्प्लॉयज हैं, मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, दैट मीन्स टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, हमारा जो गोल है सारे एम्प्लॉय वहीं पर डायरेक्टेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए यहाँ पर हमको जाना है और यहाँ से हम चले, हमको जाना सीधे है, तो सारे मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं और एम्प्लॉयज हैं यहाँ जाना चाहिए, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, फिर कुछ यहाँ मूव कर रहे हैं, कुछ इधर मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कोई को एक ही रास्ते पर चल करके इस ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना चाहिए, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी मीन्स एकता, सारे ऑर्गेनाइजेशन का जो मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, सबका डायरेक्शन इस ऑर्गेनाइजेशनल गोल पर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि एडवांटेजेस है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाती है, और वायलेशन अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का करते हैं तो सबसे पहले तो गोल को अचीव नहीं करते हैं। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे से अलग अलग जाते हैं तो कोऑर्डिनेशन लैक होती है, एंड वेस्टेजेस ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेस, और जितने हम ताकत लगाते हैं, जितने रिसोर्सेस लगाते हैं, वो पूरे के पूरे वेस्ट जाती है। क्लियर? नाउ सिक्स्थ वन इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ फयोल जी का ये कहना है कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो हमें अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, अपने खुद के इंटरेस्ट को भूल जाना चाहिए और हमें काम करना चाहिए जनरल इंटरेस्ट के लिए, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल के हित के लिए। अगर सपोज कीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं और हमें कहीं जाना है एक दिन के लिए, लेकिन उस दिन अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में रुक करके ऑर्गेनाइजेशन का काम कर देते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलती है। तो हमें अपना जो प्रोग्राम है इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए जो हम कहीं जा रहे हैं उसे रुक करके ऑर्गेनाइजेशन का काम कर देना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के हित के लिए है। तो फयोल जी का ये कहना है कि जब भी हम किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ते हैं तो हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भूल जाना चाहिए और जनरल इंटरेस्ट पर काम करना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन में बेनिफिट होगा। हियर इंडिविजुअल गोल इज टू बी सैक्रिफाइस्ड, अपना जो खुद का जो गोल होता है उसको सैक्रिफाइस करना चाहिए फॉर अचीवमेंट ऑफ the whole organizational goals. Fayol suggests that individual interest is to be subordinated to general interest because general interest benefit to all the person. अगर हम ऐसा करते हैं, अगर एक दिन के हमारे सैक्रिफाइस से अगर गोल अचीव होता है, जनरल इंटरेस्ट के हित में काम होता है, तो वो हित पूरे पर्सन को, पूरे एम्प्लॉयज को मिलेगी, और अगर हम चले जाते हैं तो सिर्फ हमें वो फायदा होगी, जनरल इंटरेस्ट को फायदा नहीं होगा। एडवांटेजेस है, लीड्स टू कंबाइन एफर्ट्स होता है, हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल को अचीव करते हैं। और अगर हम इस प्रिंसिपल को वायलेशन करते हैं
तो सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव नहीं करेंगे, और दूसरा इवन एम्प्लॉयज विल सफर इन लॉन्ग रन। उस समय तो नहीं पता चलेगा कि हमें क्या सफर हो सकता है, लास्ट में लॉन्ग रन में क्या होगा, अगर कंपनी गोल को अचीव नहीं करेगी तो उन्हें ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे, ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तो रिसेस की पीरियड चलेगी, रिसेस की पीरियड चलेगी तो एम्प्लॉयज को हटा दिया जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए कि एम्प्लॉयज विल सफर इन द लॉन्ग रन। नाउ द 7th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।